बच्चों, आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर। मैं सर्वेश कुमार दीक्षित आज आपके लिए लेके आया हूं आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 4। आज यार दोस्तों हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आज हम लोग बचे हुए पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। अभी तक इस लिए जाएंगे। चलिए आज डिस्कस। हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर। मैं सर्वेश कुमार दीक्षित आज आपके लिए लेके आया हूं आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 4। आज यार दोस्तों हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आज हम लोग बचे हुए पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। अभी तक इस चैप्टर में पीवाईक्यू एक भी डिस्कस नहीं हुए हैं, है ना? तो अब हम लोग उनको डिस्कस करते हैं। तो चलो आज हम लोगों का डिस्कशन सिर्फ पीवाईक्यू का होगा। जितने भी पीवाईक्यू हैं सारे डिस्कस कर दिए जाएंगे। चलिए आज डिस्कशन चालू करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, थोड़ी सी हेल्प करिए और डिस्कशन में जल्दी से जल्दी डिस्कस करिए। देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये, बफर सोल्यूशन है कांस्टेंट एसिडिटी एंड एल्कलाइसिटी बिकॉज। वो पूछ रहा है कि यार जब बफर सोल्यूशन होता है तो आपने उसकी डिफिनीशन बताई है कि पीएच उसका चेंज नहीं होता है, लगभग कांस्टेंट होता है पीएच और पीओएच। कब? जब आप उसमें स्मॉल अमाउंट में क्या मिलाते हो? जब आप उसमें स्मॉल अमाउंट का मतलब 1 2 ड्रॉप। स्मॉल अमाउंट का मतलब क्या मेरे प्यारे दोस्तों? 1 2 ड्रॉप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते हो। तो जब 1-2 ड्रॉप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते हो और पीएच चेंज नहीं होता है, तभी तो आप कहते हो कि वो बफर सॉल्यूशन है। तो इनका पूछना ये है कि यार ये बताओ कि बफर सॉल्यूशन का पीएच कांस्टेंट क्यों रहता है 1-2 ड्रॉप मिलाने पर, या बफर सॉल्यूशन का पीओएच कांस्टेंट क्यों रहता है 1-2 ड्रॉप मिलाने पर? बात यहां पूछी जा रही है। तो इस बात को मेरे दोस्तों कैसे डिस्कस करेंगे जरा समझिएगा। हमने सपोज करो एक बफर सॉल्यूशन उठाया, ठीक है, इस तरह से एक बफर सॉल्यूशन उठाया है। वो बफर सॉल्यूशन किसका किसका है? वीक एसिड है हमारे पास एसिटिक एसिड, और उसका कॉन्जुगेट सॉल्ट है हमारे पास सोडियम एसीटेट। अब ये बफर है। अब यदि ये बफर सॉल्यूशन है तो मेरे प्यारे बच्चों बता सकते हो कि इसमें कौन कौन से आयन है और कैसे काम करेगा? सभी बच्चों को पता है कि ये हमारे पास आयन है। एसिटिक एसिड इस तरह से डिसोसिएट होगा पानी के अंदर। अब जरा बताना, सबको पता है कि ये वीक एसिड है तो ये इसका कॉन्जुगेट है, तो ये कॉन्जुगेट कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग बेस कॉन्जुगेट होगा कि नहीं होगा? ऐसी सिचुएशन तो हुई। ये वीक एसिड, उसका कॉन्जुगेट क्या होता है? बेस होता है। अब जरा इस कमाल को देखिएगा, मैं यहीं पे बता रहा हूं, गौर समझिएगा, ठीक है, कि क्या बताने जा रहा हूं। मैंने इसमें क्या किया, 1-2 ड्रॉप HCl डाल दिया। जब HCl डालोगे तो HCl कौन है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब जैसे ही HCl डाला तो HCl जाएगा तो किससे रिएक्शन करेगा? सॉल्यूशन में क्या है? ये तो खुद एक एसिड है, इससे रिएक्शन तो कर नहीं सकता, ठीक है। सोडियम आयन से रिएक्शन कर नहीं सकता, H आयन से रिएक्शन कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सोडियम आयन मेटल है, वो खुद एसिड है, H आयन खुद एक एसिड होता है। तो ये HCl जो पानी में गया तो ये H आयन बढ़ा देगा, तो पीएच चेंज हो जाना चाहिए। मगर क्यों चेंज नहीं होता है? उसका रीजन है ये, वहां पर एसीटेट आयन होते हैं। ये एसीटेट आयन के जो होते हैं वो कॉन्जुगेट बेस होते हैं। वो कॉन्जुगेट बेस क्या करते हैं? जो आपने एसिड डाला है स्ट्रॉन्ग एसिड, उसके H आयन को कंज्यूम कर लेते हैं इस तरह से। और जो आप H आयन डालते हो वो हमेशा Lr होता है और ये हमेशा एक्सेस में होता है। बच्चों ने कहा सर वो हमेशा Lr क्यों होता है? क्योंकि तुमने डिफिनीशन में लिखा है कि 1-2 ड्रॉप डालोगे। यदि 1-2 ड्रॉप की जगह 100-200 ml डाल लोगे तो चेंज होगा ही होगा। 1-2 ड्रॉप डालने से क्यों नहीं चेंज होता है? गौर समझिए। जैसे सपोज करो आपने 200 H आयन डाले, तो 200 H आयन जो है 200 एसीटेट आयन से रिएक्शन करके एसिटिक एसिड बना देते हैं। और मेरे दोस्त एसिटिक एसिड जो होता है वो क्या होता है? वीक एसिड होता है, फर्दर डिसोसिएट नहीं होता है। फर्दर डिसोसिएट नहीं होता है, डिसोसिएट बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। तो ये देखो मेरे दोस्त, तो इसका फर्दर डिसोसिएशन जो होता है बहुत पुअर होता है, बहुत कम होता है। अब आपने क्या किया, बाहर से 100 H आयन 200 H आयन डाले। वो जो 100-200 H आयन डाले हैं वो पीएच को बढ़ा सकते थे, मगर वो पीएच को बढ़ा क्यों नहीं पाते? क्योंकि सॉल्यूशन में पहले से ही कॉन्जुगेट बेस पड़ा है, वो भी एक्सेस में पड़ा है। क्यों एक्सेस में? कैसे? ये देखो, ये पूरा कॉन्जुगेट बेस ही तो है और कुछ यहां से आए हैं।
तो ये एक्सेस में होता है। तो जैसे ही आपने थोड़ा सा एसिड डाला, वो बेस से रिएक्शन करके क्या बना देता है, वीक एसिड बना देता है, जिसका फर्दर आयोनाइजेशन बहुत पुअर होता है। तो एचायन सोल्यूशन में बढ़े ही नहीं, जो 100-200 डाले वो तो सब एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गए। तो जब एचायन बढ़ेंगे तब पीएच चेंज होगा ना, तो इस वजह से पीएच चेंज नहीं होता। ऐसा जहां लिखा हुआ है देख लो, दीज गिव्स अनआयोनाइज्ड एसिड और बेस ऑन रिएक्शन विद एडेड एसिड एंड एल्कली। तो यही सही है कि नहीं? जब आप एसिड और बेस ऐड करते हो तो वो क्या करते हैं, अनआयोनाइज्ड एसिड और बेस में कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यू टू रिएक्शन। वो देखो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा। नेक्स्ट, ए बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज, अमोनिया क्या है, वीक बेस। इसका मतलब वीक बेस का आपको मेरे प्यारे बच्चों कंसंट्रेशन दिया है, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया आयन। अब देखो ये अमोनियम आयन है, तो अमोनियम आयन ये वीक बेस हो गया और ये उसका साल्ट हो गया। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केबी भी दिया हुआ है। अब पूछ रहा है पीएच बताओ, तो आपने सॉल्यूशन में क्या डाल रखा है, एक वीक बेस डाल रखा है और उसका सॉल्ट डाल रखा है। तो यदि वीक बेस और उसका सॉल्ट डाल रखा है तो या तो ये बेसिक बफर हो गया, है कि नहीं दोस्त? ये कैसा हो गया, बेसिक बफर सॉल्यूशन हो गया। और यदि ये बेसिक बफर सॉल्यूशन हो गया है तो बफर का पीएच लगाओगे ना यार। अब वो पूछ क्या रहा है, पीएच पूछ रहा है, और जबकि बेसिक बफर सॉल्यूशन है मेरे दोस्त तो पीओएच निकलेगा ना। तो पहले आप पीओएच निकालो ऐसे, सॉल्ट अपॉन बेस। अब पीओएच निकालोगे तो कितना आएगा, पीओएच इक्वल टू पीकेबी। पीकेबी की वैल्यू ये है। अब इसको सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, किसी को टेंशन तो नहीं होगी, -5 माइनस लॉग 1.8। मैंने आपको बताया था लॉग लोगे तो ये 5 लिख दो और जो यहां पे वो लॉग के साथ लिख दो, वही लिख दिया, ठीक है। 5 माइनस लॉग, अब आप सॉल्व करोगे तो यही आएगा, आप चेक कर लीजिए। लॉग सॉल्ट की वैल्यू कितनी है, 0.2। लॉग एसिड सॉरी बेस की वैल्यू कितनी है, 0.3। अब मेरे दोस्तों जरा इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 5 तो ऐसा ही रहा, लॉग 1.8 को मैंने ऐसे ही रखा, उसमें कुछ छेड़खानी नहीं की, और ये कितना है 2/3। अब यार इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें आप लोग, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, तो मेरे हिसाब से किसी बच्चे को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। ये देखो, समझ गए, लॉग m अपॉन n लगा दिया है, ये लॉग m हो गया, ये लॉग n हो गया माइनस का, तो ये पावर नीचे चला जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। ये 9 हो गया मेरे दोस्त, ये 10 हो गया। तो भाई मेरे यार सॉल्व कर लेना। मैंने लिखा log 10 माइनस 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 प्लस हो जाएगा log 27। तो 27 को क्या लिखोगे, डायरेक्ट लिख दूं या एक एक करके लिखूं? चलो एक एक करके लिखता हूं, गौर समझिएगा। यदि मैं इस ऐसे लिख दूं तो किसी बच्चे को बुरा तो नहीं लगेगा ना यार। ये 9 आएगा ना, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो 3 की पावर 3, एक 3 ये है और 3 की पावर 2 ये है। अब इस बात को मैं ऐसे लिख दूं तो देखिए log m बेस n लगा रहे हैं, ये देखो बात समझ में आई। मैंने क्या किया भाई, log 10 माइनस log 3 की पावर 3, और वो 3 की पावर 3 क्या आएगा, आगे आ जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब इसको सॉल्व करो, log 10 1 होता है तो ये 6 हो गया, तो ये हो गया जाके 6 माइनस log 3। अब 6 माइनस log 3 आंसर आ रहा है, ये आ रहा है पीओएच। हमें निकालना क्या है, पीएच। तो बेटा पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14। तो पीएच इक्वल टू 14 माइनस पीओएच, पीओएच की वैल्यू ये है, तो ये आ गया, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो मेरे दोस्त आंसर ये आ गया। अब इस आंसर को आप देख लो अच्छे से, तो इस आंसर को देख लो तो यार ये कितना आएगा, 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 8 पॉइंट समथिंग ये आंसर है, तो ये आंसर हो जाएगा। बात समझ पाए क्या किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एच आयन इन मोल पर लीटर ऑफ ए सोल्यूशन दैट इज 0.2 मोलर सोडियम एसीटेट एंड 0.1 मोलर एसिटिक एसिड। जरा मेरे दोस्त ये बताना, सोडियम एसीटेट क्या है, वीक एसिड का सॉल्ट है, वीक एसिड का सॉल्ट है। अब जरा बताना ये क्या है, ये वीक एसिड है,
तो वीक एसिड और वीक एसिड का सॉल्ट यदि कहीं पड़ा है तो यार दोस्त वो क्या हो गया, बफर हो गया ना, वो भी कैसा, एसिडिक बफर। और मेरे दोस्त जब ये एसिडिक बफर हो गया तो जरा बताना यार एसिडिक बफर के लिए हम लोगों को क्या करना होता है। एसिडिक बफर का फार्मूला होता है pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, है कि नहीं। तो लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड की वैल्यू डाल दो, तो जब इसकी वैल्यू डाल दोगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस लॉग 1.8। ये बात समझ पाए कैसे लिखा, इसको लिख दो और फिर ये लॉग के साथ लिख दो, मैंने अभी पीछे पढ़ाया था। सॉल्ट की वैल्यू मेरे दोस्त कितनी है, तो सभी प्यारे बच्चों ने कहा सर 0.2 है, आप टेंशन क्यों लेते हो। मैंने कहा एसिड की वैल्यू कितनी है, बच्चों ने कहा सर 0.1 है, आप टेंशन क्यों लेते हो। अब इसको सॉल्व कर दो यार उठा के, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 माइनस लॉग 1.8 प्लस लॉग 2। अब 5 माइनस लॉग 1.8 लॉग 2, आंसर क्या पूछा जा रहा है, HN पूछा जा रहा है, पीएच नहीं पूछा जा रहा है। तो जब पीएच निकल आएगा तो HN निकल आएगा। तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो दोस्त। इसको यदि मैं ऐसे लिख लूं तो किसी बच्चे को बुरा थोड़ी लगेगा क्या। ये देखिए 2 डिवाइडेड बाई 1.8, जब 2 डिवाइडेड बाई 1. इसको सॉल्व कर दिया, इसको लॉग mn लगा दिया है। तो जब 2 डिवाइडेड बाई 1.8 लिख लोगे तो यार ये मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा। ये आ गया हमारा पीएच। अब पीएच नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए, उनको क्या चाहिए, उनको HN कंसंट्रेशन चाहिए। तो यार दोस्त इसकी वैल्यू डाल देता हूं मैं, इसकी वैल्यू क्या होगी log 10, और माइनस जब अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा तो इसको मैं डायरेक्ट लिख लूं तो किसी बच्चे को खराब तो नहीं लगेगा। अच्छा यहाँ पे साइन प्लस होगा, यहाँ पे साइन प्लस होगा, तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। 3 log 3, 3 log 3 नहीं, मैं 2 log 3। समझ पाए क्या किया है, समझ तो गए होगे यार, मेरे ज्यादा समझदार जो ठहरे। देखो 9 को मैंने क्या लिख दिया, 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 लिख दिया तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, 2 log 3 हो जाएगा। अब यार इसको सॉल्व कर लीजिएगा, HN निकाल लीजिएगा, ठीक है। 6 माइनस 2 log 3, ये मैंने पीएच निकाल दिया है, और जब पीएच निकल आएगा तो HN कंसंट्रेशन भी निकल आएगा। आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है, और मैच कर लोगे कौन सा आंसर है। बात समझ पा रहे हो। देखो यार कितने आसान क्वेश्चन है, बस आपको जो पढ़ाया वो लगाते जाओ, बहुत आसान होते हैं यार क्वेश्चन। कंपटीशन में क्वेश्चन टफ क्यों हो जाता है, उसके पीछे उसका टाइम होता है। क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं होता है जितना हार्ड वो टाइम होता है, कि हमें 40 सेकंड में 100 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो टफ है। क्यों, उसी में क्वेश्चन को पढ़ना है, उसी में क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना है, उसी में उसको लगाना है। एक बार नहीं हो रहा है तो हम उस पर दूसरी बार फोकस करते हैं। तो यार इन सब बातों में टाइम लगता है, और जैसे ही टाइम लगता है आप प्रेशर में आ जाते हो, और जैसे ही प्रेशर में आते हो तो गेम खराब हो जाता है। तो इसी बात के लिए हम लोगों को प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ती है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि आप ज्यादा प्रैक्टिस करिए, उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन है कि जब ज्यादा प्रैक्टिस करते हो तो 2-4 कॉन्सेप्ट आपके पास हमेशा दिमाग में रहते हैं उस क्वेश्चन को करने को। तो जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाते हो दिमाग में अपने आप कॉन्सेप्ट आ जाता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है, जैसे हम लोग करते हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने देखा ही नहीं कभी, अब मैं अभी पढ़ूंगा, पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में आ जाएगा इसको कैसे सॉल्व करना है। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन सिर्फ यही है कि इतने सालों की प्रैक्टिस है, इतना सारा नॉलेज है, और जो एक साथ मेरे दिमाग में स्टोर है। इसी वजह से आपसे कहा जाता है कि आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करोगे तो एक साथ इतनी बातें स्टोर होंगी, जैसे ही तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तुम्हें समझ में आएगा कि हमें करना क्या। जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ते, जैसे देखो, इन ए बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ BN और BH। अब जरा देखो BN और BH कह रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा वीक एसिड हो गया, ये क्या हो गया, उसका सॉल्ट हो गया, ठीक है। और KB आपको दिया है, KB आप BN। अच्छा, ये KB बोल रहा है, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब यार ये बेस बोलना चाहिए, या तो यहां पे गलत लिख गया है, ठीक है, या यहां पे गलत लिख गया है, एक O होना चाहिए। बात समझ पा रहे हो कि नहीं मेरे दोस्तों, दोनों में से कोई एक बात है। और वैसे यहां पे माइनस लिखा है, इसका मतलब ये O होगा, गलती जो है यहां पे हो गई है लिखने में, ये KA है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में वो पीएच पूछ रहा है, अब कह रहा है यार इसका बफर का पीएच बताओ। तो मेरे दोस्त जरा बताना, आपको सॉल्ट भी दे दिया गया है, वीक एसिड भी दे दिया गया है, सॉल्ट और वीक एसिड दोनों के कंसंट्रेशन इक्वल है। तो जब मेरे दोस्त दोनों के कंसंट्रेशन इक्वल है तो पीएच इक्वल टू होता है pKa प्लस लॉग
सॉल्ट अपॉन एसिड। तो सॉल्ट अपॉन एसिड तो कट गए, तो क्या बचा, pKa बचा। तो pH जो है वो pKa के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब pKa कितना आ रहा है, तो ये यदि बिल्कुल क्वेश्चन सही लिखा है, यदि ये pKa लिखा है, Ka लिखा है, तो 10 आएगा, ऐसे है कि नहीं, आंसर 10 हो जाएगा। क्यों भाई, ये Ka लिखा है तो 10 आएगा ना pKa, और आंसर 10 हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, जरा गौर से मेरी बात को समझना, pH कितना आ रहा है, 10। यदि हम सपोज कर लें कि ये K ही लिखा है, मेरी बात को समझिएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं, हो सकता मिसप्रिंट हो। यदि ये Ka लिखा है 10 की पावर -10, तो मेरे दोस्तों pKa कितना आएगा, 10, तो pH कितना आएगा, 10। और यदि pH 10 आया तो जरा बताना सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा। क्यों, क्योंकि pH 10 आ रहा है और ग्रेटर देन pH 10, ग्रेटर देन 7 pH बेसिक होता है ना। सोल्यूशन एसिड का है तो बेसिक कैसे हो सकता है, सोल्यूशन एसिड का है तो बेसिक कैसे हो सकता है। इसका मतलब क्या है मेरे दोस्त, इसका मतलब मेरे दोस्त ये जो है pK, ये जो है Ka है, एक Kb है, और एक फार्मूला होता है Ka इंटू Kb इक्वल टू 10 की पावर -14। यदि इसका Kb ये दिया है 10 की पावर -10, तो इसका Ka हमको निकालना पड़ेगा ऐसे करके। तो Ka इक्वल टू आ जाएगा मेरे दोस्त कितना, 4। बात समझ रहे हो, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही लिखा है। मुझे लग रहा था हो सकता है ऑपरेटर ने टाइप करने में गड़बड़ कर दिया हो, मगर बिल्कुल सही लिखा है। कैसे मैंने पकड़ लिया कि क्वेश्चन गलत नहीं है, सही है, बात समझ पाए। जैसे ही मैंने इसको K मान के pH निकाला, वो 10 निकल आया था। और यार मेरे दोस्त, वो 10 निकलने का मतलब है सोल्यूशन कैसा है, बेसिक। और एसिड का सोल्यूशन बेसिक कैसे हो सकता है कि नहीं। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि यार ऐसा है, अभी थोड़ी देर पहले ना अर्थ पलटी थी, भूकंप आया था, पूरा पलट गया था, फिर पूरा पलट गया एक साथ, और देखो सब सही है। तो सिचुएशन जरा समझो, इसका मतलब इस क्वेश्चन सही था तो हमने फिर ये फार्मूला लगा दिया। देखो एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको मैं इधर लिख देता हूं अलग पेन से, जैसे आपको ध्यान है। देखो Ka इंटू Kb इक्वल टू भी होता है 10 की पावर 14। बस ध्यान रखना, उसी एसिड का Ka, उसी एसिड के कॉन्जुगेट का Kb। Kb निगेटिव आयन का होता है और Ka पॉजिटिव आयन, मतलब Ka इसका होगा और Kb इसका होगा। इनके मल्टीप्लाई 10 की पावर -14 के बराबर होते हैं। और यदि इनकी जगह पे इनके pK मल्टीप्लाई करोगे तो वो 14 के बराबर होते हैं। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, फार्मूला है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को उसने थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की तो ये आ गया। अब इसको हमने कैसे निकाल लिया, वहां से निकाल लिया, कितना आया 4, तो pH कितना आ जाएगा 4, और pH 4 आएगा तो आपको फील भी अच्छा आएगा। क्यों, सोल्यूशन एसिडिक है और pH 7 से कम आ रहा है, तो सोल्यूशन एसिडिक, pH भी बता रहा है, pH भी कह रहा है नहीं यार सोल्यूशन एसिडिक ही है। तो बात समझ रहे हो, क्वेश्चन को फार्मूले लगाने हैं, मगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान रखना है। जब भी pH का क्वेश्चन हो तो pH की वैल्यू को और सोल्यूशन के नेचर को चेक कर लिया करो कि मैच कर रहा है कि नहीं। मैच कर रहा है तो इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो। भाई सोल्यूशन एसिडिक है और pH 7 से ज्यादा आ रहा है तो वो तो बेसिक बता रहा है, तो इसका मतलब मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब तुमने कहीं गड़बड़ कर दी है ना। और यदि सोल्यूशन एसिडिक है और pH 7 से कम आ रहा है तो ये प्रोबेबिलिटी है कि हाँ यार क्वेश्चन का डायरेक्शन सही है, तो क्वेश्चन सही लगेगा। करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बफर, इनमें से कौन सा पेयर बफर होगा। तो बताओ यार बफर क्या होता है। तो बफर आप जानते ही हो, वीक एसिड या वीक बेस के कॉन्जुगेट सॉल्ट। जरा बताना, ये क्या वीक है, नहीं। ये क्या वीक है, नहीं। ये क्या वीक है, नहीं। ये वीक है। HNO2 जो होता है वीक एसिड होता है, तो आंसर क्या होगा, ए होगा। वीक एसिड लिखा है और उसका सॉल्ट लिखा है, तो वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट सॉल्ट क्या होते हैं, बफर होते हैं। नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ 0.1 नॉर्मल NH4, ये NH4OH है, NH4OH। सॉल्यूशन ऑफ 0.1 नॉर्मल NH4OH और 0.1 नॉर्मल NH4Cl has pH 9.25, then the find out Kb फॉर इतना। अब आप सभी जानते हैं कि यार ये क्या है, वीक बेस है। ये क्या है मेरे दोस्त, उसका सॉल्ट है।
और ये क्या है मेरे दोस्त, पीएच दिया है और पीकेबी पूछ रहा है। तो जब वीक एसिड और उसका सॉल्ट है तो सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक बफर होगा। और जब यार बेसिक बफर होगा तो पीओएच निकलेगा ना, पीएच थोड़ी निकलेगा, है कि नहीं दोस्त। भाई सोल्यूशन हमारा क्या है, बेसिक है ना, और जब सोल्यूशन हमारा बेसिक है तो ये फार्मूला बना। पीओएच कितना है, पीएच आपको दिया है तो पीएच माइनस पीओएच लिख देंगे हम, 14 माइनस पीएच बराबर पीके बी अपने को निकालना है। सॉल्ट की वैल्यू मेरे दोस्त कितनी दे रखी है, सॉल्ट की वैल्यू दे रखी है 0.1 नॉर्मल, और बेस की वैल्यू कितनी दी है 0.1 नॉर्मल। अब इन दोनों को माइनस कर लो तो दोस्त माइनस करने पे कितना आता है, उसकी वैल्यू निकाल के रखो 9.25। 9.25 को माइनस करिए तो कितना आएगा मेरे दोस्तों 4.75 इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग 1/1 मतलब log 1 की वैल्यू 0, तो पीकेबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो पीकेबी की वैल्यू आ जाएगी 4.75। तो 4.75 कहीं आंसर है, ये आंसर है, बन गया। बात समझ पाए भाई, बेसिक बफर था और तुमने उसका पीएच दे रखा था, इसका मतलब तुम हमें थोड़ा सा घुमाने की कोशिश कर रहे हो, मगर इनको नहीं पता है कि मेरे बच्चे घूमते नहीं है, वो बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और नेचर और क्वेश्चन की वैल्यू को मैच कराते हैं। नेचर और क्वेश्चन की वैल्यू को जरूर मैच कराया करो आयनिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है। नेक्स्ट, अब जरा यार इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि इनका क्या कहना है और क्या कहना चाहते हैं। देखो, ए फिजिशियन विशेस टू प्रिपेयर ए बफर सॉल्यूशन ऑफ पीएच इक्वल टू, पीएच कितना है 3.58, दैट ऑफ efficiently resist change in pH yet contain a small concentration of freezing agent, ठीक है, which of the following acid together। अच्छा, अब जरा देखो यार वो क्या कह रहा है, वो बता रहा है कि एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच मान लो 3.58 है। अब उस पीएच को रसिस्ट करना है, मतलब चेंज नहीं होने देने के लिए इनमें से कौन सा कंपोजिशन सबसे बेस्ट है। Which one of the following weak acid together with its sodium salt would be the best use। अब अच्छा क्वेश्चन है कि बेस्ट पूछ रहा है, हमें ये तो पता था कि वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट साल्ट बफर होता है, मगर वो कह रहा है उसमें से बेस्ट बफर कौन सा होगा। तो जरा आप देखो, कॉन्सेप्ट बताता हूं कि यार बेस्ट बफर की यदि बात करता है तो हमें क्या चेक करना चाहिए, है कि नहीं दोस्त, हमें चेक करना चाहिए वीकेस्ट एसिड, वीकेस्ट एसिड ऑब्लिक बेस। देखो, जितना ज्यादा वीक एसिड होगा वो उतना तगड़ा बफर होगा, मतलब उतना अच्छा बफर होगा। वीकेस्ट एसिड ऑब्लिक बेस, यदि एसिडिक बफर है तो एसिड वीकेस्ट चेक करो, बेसिक बफर है तो बेस वीकेस्ट चेक करो। जितना ज्यादा वीक होगा उतना ज्यादा अच्छा बफर बनाएगा, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। किसके लिए, बेस्ट बफर के लिए, बेस्ट बफर के लिए। अब मेरे दोस्त उन्होंने कह दिया, हमने कॉन्सेप्ट भी पकड़ लिया है, अब हमें सबसे वीक एसिड चाहिए। सबसे वीक एसिड कहां से पता चल जाएगा, ये देखो, ऑर्गेनिक में आप सभी बच्चों ने पढ़ा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो मेरे प्यारे बच्चों के के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, और जितना कम पीके उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। अब हमारे पास पीके दिया है तो सबसे छोटा पीके किसका है, इसका। इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ वाला सबसे खराब बफर होगा। हमें बेस्ट बफर चाहिए, तो इसका मतलब बेस्ट बफर के लिए सबसे वीक एसिड चाहिए। तो सबसे वीक एसिड कौन होगा, जिसका ये मैक्सिमम हो, ये मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम होगा, है कि नहीं दोस्त। तो ये मैक्सिमम जिसका होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ मिनिमम होगी, और एसिडिक स्ट्रेंथ मिनिमम होगी तो बेस्ट बफर होगा। तो सबसे मैक्सिमम किसकी वैल्यू लिखी है, इसकी लिखी है 3.98, नहीं सॉरी 4.14, ये है। तो ये सबसे वीक एसिड है, और सबसे वीक एसिड है तो सबसे अच्छा बफर होगा, ठीक है दोस्तों। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, जो बीच बीच में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको बताता जा रहा हूं, क्लियर करता जा रहा हूं, उनको आप अपनी नोटबुक में लिखते जाएंगे, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट,
concentration of silver ion in a saturated solution of Ag2C2O4 is this. सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर आयन। अब देखो सॉल्बिलिटी आपको दी है, कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन दिया है, कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ Ag2 मतलब सिल्वर ऑक्सीलेट लिखा है इस इतना, ठीक है। अब सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट पूछ रहे हैं तो यार हम लोग बता देंगे, कैसे बता देंगे, देखो Ag2ClO4 ऐसा ही तो होता है। अब इसको ब्रेक करोगे तो मेरे दोस्त ब्रेक करने पे क्या आएगा, ये आएगा, और क्या आएगा, ये आएगा, ऐसे। यदि इसकी सॉल्बिलिटी में S मानता तो ये 0 0, इक्विलिब्रियम पे ये कितनी हो गई 2S, ये कितनी हो गई S। तो हमारे हिसाब से सिल्वर की सॉल्बिलिटी कितनी है, आपको लग रहा है इजी क्वेश्चन है, नहीं, उसने ट्रिकल का एक जगह पे फंसाया है, ट्रिकल इस जगह पे। यदि हम सिल्वर की सॉल्बिलिटी 2S आ रही है, हमारे हिसाब से सिल्वर की सॉल्बिलिटी 2S है और उनके हिसाब से इतनी है, तो दोनों की बराबर होनी चाहिए। तो 2S इक्वल टू आ गया 2.2 इंटू 10 की पावर -4, तो S इक्वल टू मेरे दोस्त आ गया 1.1 इंटू 10 की पावर -4, S आ गया। अब वो कह रहे हैं सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट बताओ, तो हमने चिपका दिया, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होगा मेरे दोस्त, Ag आयन का स्क्वायर और एक्टिव मास ऑफ ऑक्सीलेट आयन। क्यों प्यारे बच्चों, ऐसा ही होगा कि नहीं होगा यार, दोस्त बताओ यार, है ना, बताना बंद कर देते हो यार, तुम लोग बताओगे नहीं तो सर लिखेंगे कैसे, है? सर का ध्यान रखा करो यार। तो Ag आयन की वैल्यू डाल दो, Ag आयन की वैल्यू 2 है, 2.2 इंटू 10 की पावर -4 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू डाल दो, इसकी वैल्यू 1 है भाई, इसकी वैल्यू S है ना, तो S की वैल्यू ये है। अब यार इसको सॉल्व कर दो कोई प्लीज, ठीक है, तो कोई समझदार बच्चा इसको सॉल्व करके जल्दी से मेरे को बताए, कोई है ऐसा, कोई है ऐसा जो सर की हेल्प कर सकता है। 2.2 का स्क्वायर करना है और 1.1 से मल्टीप्लाई करना है, तो इतना बड़ा काम कौन करेगा, 2.2 का स्क्वायर करना है, ठीक है, और तो मेरे दोस्तों क्या होगा 4 4, फिर क्या होगा 4 4, फिर क्या होगा 4 8 4। अब इसमें यार मल्टीप्लाई करना है 1.11 का, तो फिर क्या हुआ 484, फिर क्या हुआ 484। बचपन में यही करते थे ना, हम तो अभी भी यही कर रहे हैं यार। जल्दी जल्दी ऐड करके बताएं बेटा कितना होगा यार, तो 5324, 5324। अब ये पॉइंट यहां पे था, वो पॉइंट यहां पे है, ये आया 5.324 इंटू 10 रेज़ की पावर -12, तो 5.324 इंटू 10 रेज़ की पावर -12 वाला आंसर ये है हमारा, ये देखो आंसर आ गया। बता समझ गए ना कैसे किया मैंने यार, उन्होंने सिल्वर आयन की सॉल्बिलिटी दी थी, तो हमारे हिसाब से सिल्वर आयन की सॉल्बिलिटी ये है, तो मैंने इससे S की वैल्यू निकाल ली। S की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि यार ऑक्सीलेट आयन की सॉल्बिलिटी S है ना, और फिर अपना वही फार्मूला लगा दिया। नेक्स्ट MyNY3 टू नियरली इनसॉल्युबल सॉल्ट, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है सेम KSP। यार दोस्त उनके KSP की वैल्यू सेम है, विच स्टेटमेंट विल ट्रू रिगार्डिंग इतना एंड इतना। अब जरा मेरे को बताना, यदि दो मॉलिक्यूल है और उनके KSP सेम है, तो मैंने क्या बताया था, यदि दो मॉलिक्यूल है उनके KSP सेम है तो सॉल्बिलिटी किसकी ज्यादा होगी, जिसके आयन ज्यादा होंगे। तो यदि सॉल्बिलिटी की बात करता है तो मेरे दोस्त सॉल्बिलिटी इसकी ज्यादा होगी, सॉल्बिलिटी इस मॉलिक्यूल की ज्यादा होगी इस मॉलिक्यूल से। यह बात सही है कि नहीं, ऐसे होगा। यह मैंने आपको पढ़ाते समय बताया है कि यदि KSP को कांस्टेंट कर दिया जाए तो जितने ज्यादा आयन उतनी ज्यादा सॉल्बिलिटी। तो मेरे दोस्त जरा देख के बताओ पूछ क्या रहा है। अब वो कह रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट दोनों के लिए सही है, तो पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट तो चिपका दिया है, अब पढ़ के देख लेते हैं टिक कौन सा करा जाए। मोलर सॉल्बिलिटी ऑफ My इज वाटर इज लेस देन दैट ऑफ इथनील। कह रहा है इसकी सॉल्बिलिटी वाटर में ज्यादा है, इसकी कम है, तो भाई का कहना तो बिल्कुल सही है, और यदि भाई का कहना सही है तो हम लोग टिक कर देंगे, तो ये सही स्टेटमेंट है। अब और भी हो सकते हैं क्या, द सॉल्ट My एंड इतना आर मोर सॉल्युबल इन 0.05 KY प्योर वाटर। वो कह रहे हैं प्योर वाटर से ज्यादा सॉल्बिलिटी इसमें होगी, तो यार ऐसे कैसे, कॉमन आयन इफेक्ट लगने से सॉल्बिलिटी डिक्रीज करती है, भाई को गुस्सा आ जाएगा, तो ये तो गलत हो गया है कि नहीं भाई। जिस सॉल्वेंट में तुम डाल रहे हो उस सॉल्वेंट में Y है, Y क्या है मेरे दोस्त, कॉमन आयन,
और कॉमन आयन से सॉल्बिलिटी डिक्रीज करती है, मैंने पीछे पढ़ाया। एडिशन ऑफ द सॉल्ट ऑफ KY टू सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल विल हैव नो इफेक्ट। ये कह रहा है इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जब डिक्रीज करती है तो इफेक्ट तो पड़ ही रहा है, इसलिए ये भी गलत है। द मोलर सॉल्बिलिटी ऑफ इथेनॉल इन वाटर आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल कैसे होगी? KSP आइडेंटिकल होने का मतलब सॉल्बिलिटी आइडेंटिकल होना थोड़ी है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है? गलत हुआ ना यार, बात समझ रहे हो? आराम से कॉन्सेप्ट को याद रखो, ध्यान रखो, आराम से चिपकाओ, टेंशन ना लो, ठीक है? एग्जाम जैसे जैसे पास आएगा बच्चे हमारे बेचारे थोड़ा सा पैनिक होने लगते हैं, डरने लगते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, ये सब उनके साथ होने लगता है। देखो ये डिप्रेशन टर्म जो है ये डर का टर्म है। डर का टर्म है मतलब जैसे हम लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि हम लोग कमजोर हैं दिमाग से। हम लोग कमजोर कैसे? हम लोग 2 दिन पढ़ते हैं तो हमें सिलेक्शन चाहिए होता है, 3 दिन पढ़ते हैं तो हमें लगता है हमें MBBS डॉक्टर बन जाए हम। ऐसा थोड़ी होता है यार, पढ़ाई थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है, मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है। तो ये डिप्रेशन वाला टर्म जो होता है ये कमजोरों का टर्म है। और कमजोर कौन होते हैं? वो होते हैं जो चाहते हैं कि हम 2 दिन पढ़े तो हमारा सिलेक्शन हो जाए। इसी वजह से जब वो 2 दिन नहीं पढ़ते तो उनका लगता है कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो तो 2 दिन में सिलेक्शन चाहते हैं ना। तो जब वो 2 दिन नहीं पढ़ते तो उनको लगता है कि 100% लॉस भी हो गया है। जबकि 2 दिन पढ़ने और 2 दिन ना पढ़ने से सिलेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। आप 2 दिन ना पढ़ो तो भी सिलेक्शन होगा और 2 दिन पढ़ो तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस कम से कम 3 से 4 महीने का है। जब तक आप विग्रस प्रिपरेशन 3 से 4 महीने नहीं करोगे तब तक एग्जाम तक नहीं पहुंच पाओगे। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा आपके दिमाग में चीजें रुकेंगी उतना ज्यादा आप कर पाओगे। तो कोई बच्चा कहता है सर मैंने कल पढ़ाई नहीं की, परसों पढ़ाई नहीं की, तो देखो मेरे को दिक्कत आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है। कल पढ़ाई नहीं की तब भी एकदम कूल रहा करो, 2 दिन पढ़ाई नहीं की तब भी एकदम कूल रहा करो कि आज से करेंगे यार। 2 दिन नहीं की कोई बात नहीं, उस 2 दिन को आप पैकअप करो ना कि आप 2 दिन नहीं किए तो आप 2, 4 दिन, 6 दिन हम ज्यादा करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि टेंशन में आ गए। ऐसे टेंशन लोगे तो पढ़ाई तो छोड़ो यार, सिलेक्शन तो ले लोगे हम कह रहे हैं, मगर आगे टेंशन में आ जाओगे। एक साथ यदि 4 ऑपरेशन आ गए तुम्हारे पास तो तुम तो डर जाओगे कि यार हम 4 कैसे करेंगे, फैल जाओगे, वहीं पे लेट जाओगे कि नहीं भैया हमसे नहीं होएगा। तो यार इससे ज्यादा टफ सिचुएशन तुम्हारे पास आने वाली है। तुम डॉक्टर बनने जाओगे और डॉक्टर बनने जाओगे तो भैया किसी की किडनी निकालोगे, टेंशन में आ गए तो उसकी किडनी की जगह लीवर निकाल के चल दोगे, है कि नहीं? कभी कुछ छोड़ाओगे कभी कुछ छोड़ाओगे। तो ऐसा थोड़ी करते हैं यार। हाँ, बिल्कुल स्मूथ होके आप काम करें। डिप्रेशन, टेंशन, पैनिक सिचुएशन इनमें बिल्कुल ना फंसे। जिस दिन पढ़ा अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो भी अच्छी बात है, आगे पढ़िए यार। ऐसा एक स्टूडेंट बता दो जिसने 365 दिन में 365 दिन पढ़ाई की हो, और यदि वो है तो समझ लेना झूठा है। यदि ऐसा कोई स्टूडेंट तुम्हें मिल जाए तो समझ लेना वो झूठा स्टूडेंट है। वो आपको सिर्फ डरा रहा है, ठीक है? आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, आपको सिर्फ डरा रहा है। यार जब टीचर 365 दिन में 365 दिन नहीं पढ़ा पाता है, ठीक है, एक सिंगल बंदा बताओ जो 365 दिन में 365 दिन जॉब कर पाता हो, 365 दिन में 365 दिन पढ़ पाता हो। ऐसा कोई नहीं है। क्यों? कभी कोई ना कोई बीमार होता ही है, कभी किसी ना किसी को कोई काम ऐसा फंस ही जाता है जिस पर वो काम नहीं कर पाता है। ऐसे ही पढ़ाई है, कभी ना कभी आप ऐसी सिचुएशन में आ जाते हो कि नहीं पढ़ पाते हो। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है और ना इसमें कोई पैनिक की बात है। बच्चे बहुत सारे मैसेज करते हैं सर क्या करें क्या ना करें। अरे कुछ मत करो, सिर्फ पढ़ो और कुछ मत सोचो, सिर्फ पढ़ो। और जब तुम लगातार पढ़ते रहोगे ना तो दिमाग में इतना स्टोर हो जाएगा, इतनी ज्यादा चीजें दिमाग में रहेंगी कि तुम कॉन्फिडेंस फील करने लगोगे। ये जो कॉन्फिडेंस कम फील करने वाली बात है वो नॉलेज कम होने की वजह से, नॉलेज कम होने की वजह से। क्यों? 4 दिन पढ़ा तो उनको लगता है पूरा नॉलेज आ जाए, तो अब वो क्या है, पढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं और ज्यादा दिन पढ़ना भी नहीं चाहते कि नहीं 4-6 महीने या 3 महीने या 2 महीने या कम से कम 1 महीने विग्रस मेहनत करें। 1 महीने विग्रस मेहनत करोगे तो दिमाग में बहुत सारी चीजें स्टोर हो जाएंगी, तुम्हें अच्छा लगेगा, फील अच्छा आएगा। मगर 2 दिन पढ़ के और फिर तुम कहो कि नहीं यार फील आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, मस्त रहिए और मस्ती के साथ पढ़ाई करिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि डरे, क्योंकि डर के और पैनिक होके पढ़ाई करोगे तो एक और बात है कि तुम्हें चीजें आएंगी भी कम। मतलब कि तुम 3 घंटे पढ़ोगे मगर तुमने जो एब्जॉर्ब किया होगा, जो तुम्हारे दिमाग ने एब्जॉर्ब किया होगा, वो सिर्फ 2 घंटे की स्टडी एब्जॉर्ब की है, जबकि तुमने टाइम 3 घंटे दिया है। मगर एकदम मस्ती में होके पढ़ोगे कि नहीं हमारा टारगेट ये नहीं है कि आज ये चैप्टर खत्म करना है, हमारा टारगेट है कि आज हम सारा दिन पढ़ेंगे, तो तुम अच्छा पढ़ के आओगे। जब तुम्हें टारगेट दिखता है तो तुम अच्छा नहीं कर पाते हो। यार टारगेट थोड़ी होता है किसी चीज का,
पढ़ाई का कोई टारगेट थोड़ी होता है। यदि मैं टारगेट देख के पढ़ाऊंगा तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, और बिना टारगेट देख के पढ़ाऊंगा तो मैं उससे ज्यादा अच्छा भी पढ़ाऊंगा और उससे पहले भी खत्म कर दूंगा। मैं कभी इस उम्मीद से नहीं घुसता हूं कि नहीं आज मुझे क्लास में ये सारा करा देना है, बस मैं इस बात से घुसता हूं कि मुझे पढ़ा देना है, और मैं पढ़ाता हूं, पढ़ाते पढ़ाते खत्म ही हो जाएगा। जब तुम लगातार पढ़ा ही रहो तो खत्म हो जाएगा ना यार दोस्त। उसी तरह से तुम बस पढ़ने बैठो और लगातार पढ़ते रहो, ना घंटे काउंट करो और ना चैप्टर काउंट करो। कुछ घंटे काउंट करते तो उनका ध्यान तो सिर्फ घंटे पे ही रहता है ना, कि हमारे 10 घंटे की स्टडी हुई कि नहीं हुई, 10 घंटे की हुई कि नहीं हुई, तो आधा दिमाग तो उनका उसी में घुसा पड़ा है, पढ़ाई में तो लग ही नहीं रहा है। तुम बस इस उम्मीद से पढ़ाई करना स्टार्ट करो कि हम पूरे दिन, जब मेरे पास जितना भी खाली टाइम है वो सब पढ़ाई में लगाएंगे, और मैक्सिमम खाली टाइम ढूंढो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है, इन सब से थोड़ा दूर रहो, दोस्तों से थोड़ी कम बातें करो, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, हो जाएगा यार। सिलेक्शन है, कोई ऐसी बड़ी चीज थोड़ी कि नहीं होगा, हजारों बच्चों का होता है, उन हजारों बच्चों में तो तुम भी हो, तुम्हारा भी होगा। मगर डरो नहीं कि पता चला नहीं 2 दिन पढ़ाई नहीं हुई तो टेंशन। अरे 2 दिन पढ़ाई नहीं हुई तो कौन सी बड़ी बात है यार, किसकी पूरे दिन पढ़ाई होती है? फेंकने वाले बच्चे बहुत होते हैं, फेंकते रहते हैं, नहीं हम डेली 16 घंटे पढ़ते हैं। अरे भैया तुम डेली 16 घंटे कैसे पढ़ सकते हो यार, टाइम ही नहीं होता इतना। वो तो आजकल स्कूल नहीं है तो थोड़ा बहुत टाइम भी मिल रहा है, नहीं तो स्कूल होता है तो कोई बच्चा 6 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ सकता, पढ़ रहे स्कूल जाता है वो तो ये फर्जी बात है, तुम टेंशन ना लो, तुम्हारा सिलेक्शन होगा, मगर उसके लिए तुम्हें अपने से फाइट करनी पड़ेगी। और अपने से फाइट करने का मतलब ये जो डिप्रेशन टर्म है ये सबसे खतरनाक टर्म है, बकवास टाइप का टर्म है। हमें तो कभी डिप्रेशन आया ही नहीं, और जब भी हमें डिप्रेशन आया तो मैं मारा ही गया हूं। घर में हमारे 4 घंटा मारते थे, अच्छा खासा मैं खेलता हुआ चला जाता था, पढ़ता था, कभी मुझे फील ही नहीं हुआ डिप्रेशन क्या चीज होती है। तुम्हें फील हो रहा है, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास इज्जत टाइप की चीज है, तुम्हारे पास ईगो टाइप की चीज है, इसलिए तुम्हें फील होता है डिप्रेशन, कि किसी ने कुछ डांट दिया या पढ़ाई नहीं हो रही है तो हमें लग रहा है हमारे साथ दुनिया क्या सोचेगी हमारे बारे में। अरे दुनिया कुछ नहीं सोचेगी यार तुम्हारे बारे में, है हम लोग नहीं सोचते थे कभी, क्यों? घर भी मारे गए, बाहर भी मारे गए, तो हम लोगों की इज्जत टाइप की चीज होती ही नहीं थी ना, तो हमें डिप्रेशन होता था ना कुछ, बस पढ़ने का मन होता था कि भाई पढ़ना है, बात खत्म हो जाती थी। ईगो भी होता है, जो ईगो होता है वो भी डिप्रेशन को किनारे करके लाता है, कि नहीं यार किसी ने कुछ कह दिया तो ईगोइस्टिक है, हमें बुरा लग रहा है। अरे बुरा मानने की क्या जरूरत है यार, कहने दो किसी को जो कह रहा है। कोई कह रहा है कि तुम्हारा नहीं होगा तो कहने दो यार, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी कोई कह सकता है, उसके लिए हम रोक थोड़ी सकते हैं, हम सिर्फ अपने को अच्छा बना सकते हैं। तो अपने को अच्छा बनाने की कोशिश करिए। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हाँ यार इस क्वेश्चन को तो पलटा दिया हम लोगों ने, मतलब निपटा दिया है। अगले क्वेश्चन पे, द सॉल्वेबिलिटी ऑफ AgCl विच सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट इज दिस सोल्यूशन वुड बी। अब देखो यार मेरे दोस्त, सॉल्वेबिलिटी ऑफ AgCl पूछ रहा है, पहली बात। सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट आपको दिया है दोस्त, दूसरी बात। तीसरी बात किसमें पूछ रहा है, गौर से देखो, 0.1 मोलर NaCl सोल्यूशन में। अब मेरी बात बताना, ये एक सोल्यूशन है किसका, NaCl का। ये देखो 0.1 मोलर NaCl का सोल्यूशन है। अब इसमें AgCl डाला जा रहा है, तो यार कॉमन आयन आया कि नहीं आया? अब जब कॉमन आयन आया तो कॉमन आयन की तरह हम कर देंगे, है कि नहीं? क्वेश्चन को बहुत प्यार से करो। आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन जो होता है प्यार का मोहताज होता है, जल्दी जल्दी किया ना तो गेम कर देगा आपका, ठीक है? आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन प्यार का मोहताज होता है, उसको बहुत जल्दी जल्दी ना करो, आराम आराम करिए। इसकी सॉल्वेबिलिटी S, इसकी सॉल्वेबिलिटी S और इसकी सॉल्वेबिलिटी क्या, पॉइंट, चलिए एक साथ रुक जाइए, अभी ऐसे करता हूं, 0 और इसकी सॉल्वेबिलिटी, इसका 0.1 T इक्वल टू 0 पे। मेरी बात समझ गए भाई? जब तुम AgCl डालने से पहले, AgCl डालने से पहले कंटेनर में Cl आयन पहले से ही है, तो AgCl की सॉल्वेबिलिटी S है, मगर T इक्वल टू 0 पर सोल्यूशन में इसका कोई आयन नहीं है, मगर सोल्यूशन में इसका आयन कितना है, 0.1। क्यों? क्योंकि तुमने जिस सोल्यूशन में डाला था उसमें पहले से ही Cl आयन है। और एक बात मैंने पहले से भी पढ़ाई है कि इक्विलिब्रियम में टोटल कंसंट्रेशन लिखा जाता है, टोटल कंसंट्रेशन लिखा जाता है उस सोल्यूशन का। क्यों? क्योंकि आयन के ऊपर भी ठप्पा नहीं होता है कि वो कौन है ना? पिक्चरों से भी कुछ सीखा करो। तो यार ये Cl आयन यहां पर जो लिया जा रहा है वो इसका है या इसका है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोल्यूशन के अंदर जितना भी कंसंट्रेशन होगा सब लिखा जाएगा, सब लिखा जाता है। ऐसा थोड़ी होगा AgCl बताया, अरे भाई मैं तो AgCl का Cl आयन हूं, मैं इक्विलिब्रियम में रहूंगा, ऐसा थोड़ी होता है। उसके पास दिमाग होता तो हम लोगों को परेशान कर डालता। तो जरा देखो 0 S और यहां पे कितना आया मेरे दोस्त,
S प्लस 0.1। KSP इक्वल टू कितना हुआ, S डायरेक्ट लिख रहा हूं, S प्लस 0.1 का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी स्क्वायर नहीं, ये। अब मेरे दोस्त करना क्या है, उन्होंने दे क्या रखा है, उन्होंने हम लोगों से पूछा है सॉल्बिलिटी ऑफ, अच्छा सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है, तो चलो दोस्त यार सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट दिया है, लिख देता हूं 1.6 इंटू 10 रेज़ की पावर -10, ये इक्वेशन आ गई S स्क्वायर प्लस 0.1 इंटू S, ठीक है। अब वो पूछ रहा है बताओ क्या किया जाए, तो मेरे दोस्त देखना ये वैल्यू को मैंने टेंस टू 0 लिख लिया, तो किसी ने कहा सर ऐसे ही लिख दोगे क्या यार कुछ भी, तो मैंने कहा नहीं मेरे प्यारे बच्चे आपसे पूछ के लिखूंगा, कैसे जरा बताओ। मैंने बताया था सॉल्बिलिटी की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, और लेस देन 1 तो छोड़ो 10 की पावर -8, 10 की पावर -15 ऐसे होती है। अब 10 की पावर -8 सपोज करो किसी की सॉल्बिलिटी है, उसका स्क्वायर कर दो 10 की पावर -16 आएगा। तो यार स्क्वायर करने और क्यूब करने से वैल्यू और छोटी हो जाती है, यदि वैल्यू 1 से लेस है तो उसका क्यूब या स्क्वायर करते हो तो वैल्यू और छोटी हो जाती है। तो सॉल्बिलिटी वैसे ही बहुत कम होती है, और उसमें से तुम उसका स्क्वायर कर दोगे तो वैल्यू और छोटी हो जाएगी, तो इसको मैंने इसलिए निगलेक्ट कर दिया है, मतलब मैथ्स लगा दिया है। तो सॉल्बिलिटी आ गई 1.6 इंटू 10 रेज़ की पावर 9 के आसपास, ये देखो। तो 1.6 इंटू 10 रेज़ की पावर 9 के आसपास का आंसर कौन है, ये है, वो आंसर हो गया। बात समझ गए। तो एस स्क्वायर को निगलेक्ट क्यों किया है, मैंने उसको 0 क्यों मान लिया है, क्योंकि सॉल्बिलिटी बहुत छोटी वैल्यू है और उसका स्क्वायर और छोटा होगा, तो इतना छोटा ऐड करो या ना ऐड करो मैथ्स के हिसाब से लगभग सेम रहेगा, है ना। मैथ्स वाले भैया को याद करके हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, ठीक है कि नहीं दोस्त। अब चलो बड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, पढ़ लेना चाहिए हम लोगों को। द केएसपी ऑफ सिल्वर क्रोमेट AgCl, AgBr, AgI respectively this which one of the following salt will precipitate last? AgNO3 के साथ सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट कौन बनाएगा, तो देखो यार कौन बनाएगा, मैंने आपको बताया था कि यदि आयन सेम हो, आयन का फार्मूला सेम हो, तो सबसे पहले कौन प्रेसिपिटेट बनाएगा, जिसका KSP सबसे कम होगा। मगर यदि आयन के नंबर अलग अलग हो तो क्वेश्चन को करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, इनके आयन के नंबर तो सेम है, देखो 1:1, 1:1, 1:1। तो यदि मेरे से पूछते हैं कि सबसे लास्ट में इन तीनों में कौन बनाएगा, तो देखो जरा सबसे बड़ा KSP किसका है, 10 की पावर -2, 10 की पावर -10, 10 की पावर -13। तो सबसे बड़ा कौन है, दूसरा नंबर कौन है, अच्छा ये है दूसरा नंबर AgCl 10 की पावर 10 है। तो सबसे लास्ट में यदि हमसे इन तीनों में पूछा जाए, सॉरी इन तीनों में, ये सब सेम रेशियो में है, तो ये बनाएगा। मगर प्रॉब्लम ये है कि इसने इसको भी डाल दिया है और इसके आयन अलग है, Ag2CrO4। तो बस आप इन दोनों को कंपेयर कर लो, सबसे लास्ट में कौन बनाएगा, जिसका Ag आयन का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा। सबसे लास्ट प्रेसिपिटेट फॉर्म कौन करता है, लास्ट प्रेसिपिटेट फॉर्म जिसके लिए सबसे ज्यादा Ag आयन चाहिए। यदि मैक्सिमम Ag आयन चाहिए तो वो तो लास्ट में ही पड़ेगा ना यार, जैसे मैंने डालना शुरू किया AgNO3। तो बताओ Ag की सबसे, जब 1 सेकंड हुआ होगा तब ज्यादा वैल्यू कंटेनर के अंदर होगी कि जब 10 सेकंड होंगे, तो जब 10 सेकंड होंगे ना, तो सबसे लास्ट कौन प्रेसिपिटेट बनाएगा, जिसमें Ag की वैल्यू सबसे ज्यादा चाहिए होगी। अब सबसे ज्यादा किसमें चाहिए, तो हमें दो बातें तो पता चल रही, पहले तुमने इनको तो सॉल्व कर लिया ना कि AgCl, AgBr और AgI में सबसे लास्ट प्रेसिपिटेट किसका बनेगा, सबसे पहला प्रेसिपिटेट बनेगा इसका, क्यों, क्योंकि इसका KSP सबसे कम है, और सबसे लास्ट प्रेसिपिटेट बनेगा इसका, क्यों, क्योंकि इसका KSP सबसे ज्यादा है। यह बात मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं। अब उन्होंने क्या किया है, इसके साथ Ag2CrO4 को भी डाल दिया है। अब वो कहते हैं कि Ag2CrO4 का प्रेसिपिटेट भी लेना है, तो यार लास्ट वाला एक ये है और एक ये है, इन दोनों को कंपेयर कर दो और इनको कंपेयर करके आप निकाल लो, और वैसे 2 मिनट में निकल आएगा। कैसे, जरा देखना इसकी वैल्यू कितनी है भाई, AgCl का हमारे पास कंसंट्रेशन क्या आएगा मेरे दोस्त, वो आएगा KSP ऑफ AgCl, है कि नहीं, KSP ऑफ AgCl डिवाइडेड बाई Cl आयन, और उसका क्या आएगा क्रोमेट वाले का, क्रोमेट वाले का आएगा KSP ऑफ सिल्वर क्रोमेट डिवाइडेड बाय क्रोमेट आयन, कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमेट आयन, यही तो आएगा ना।
अब जरा देखो यहां पे स्क्वायर की बात है, स्क्वायर आएगा कैसे, क्योंकि यहां पे 2 लगा है ना, तो जब 2 लगा है तो इसका केएसपी ऐसे ही लिखोगे ना यार, एजी का स्क्वायर और क्रोमेट आयन, ऐसे ही तो लिखोगे। अब मेरे दोस्त देखना, उन्होंने कहा है एक सॉल्यूशन कंटेन्स इक्वल मोल ऑफ ये, इसका मतलब क्रोमेट आयन के मोल और सीएल आयन के मोल तो बराबर है? क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में जितना NaCl होगा उतना ही Cl के मोल होंगे, जितना सोडियम का क्रोमेट होगा उतना ही क्रोमेट आयन के मोल होंगे, तो नीचे की वैल्यू तो हो गई दोनों में सेम। अब बस केएसपी का खेल है। इसका केएसपी कितना है? इसका केएसपी है, जरा एक बार देखते जाइएगा, 5 × 10⁻³ और मेरे दोस्त इसका केएसपी कितना है? 1.8 × 10⁻10 और इसका कितना है? एक मिनट, मैंने गलत लिख दिया, ये 10⁻12 है और ये 10⁻10 है कि नहीं दोस्त? अब बस आप देख लो, जब 10⁻12 तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी आई, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 5 × 10⁻10 के आसपास। इसकी कितनी आएगी? जब ये स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो अंडर रूट में, अंडर रूट 10⁻12 का अंडर रूट 10⁻6 आता है। 10⁻6 बड़ी वैल्यू है, एक से छोटी वैल्यू का अंडर रूट लेते हैं तो वैल्यू बढ़ जाती है। तो यार ये 10⁻12 है, 10⁻12 का अंडर रूट लोगे तो वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्त? बढ़ जाएगी। तो सबसे ज्यादा एजी किसमें चाहिए होगा? इसमें चाहिए होगा। तो आंसर कौन होगा? ये। सबसे लास्ट में बनाने के लिए सबसे ज्यादा एजी डालना पड़ेगा ना यार भाई, सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट बनाने के लिए क्या है? सबसे ज्यादा एजी डालना पड़ेगा। तो मैंने 3 पॉइंट बताए थे इसमें। सबसे पहले जिसका पूछा जाए, जिसका केएसपी सबसे कम, वो सबसे पहले प्रेसिपिटेट बनाएगा। यदि उनके आयन सेम रेशियो में है, मॉलिक्यूल सेम रेशियो में, 1:1, 1:1, 1:1, 1:2, 1:2, 1:2 ऐसा। यदि वो डिफरेंट रेशियो में है तो सबसे पहले कौन बनाएगा? जिसमें सबसे कम एजी आयन चाहिए होगा। और सबसे लास्ट में कौन बनाएगा? जिसमें सबसे ज्यादा चाहिए होगा। नेक्स्ट, pH of saturated solution of barium hydroxide is this, the value of solubility product of barium hydroxide। अब जरा देखो यार, बेरियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, उसका पीएच दिया है, कितनी नाइंसाफी है। सोल्यूशन कैसा है? बेस का, और दिया क्या है? उसका पीएच, है कि नहीं? पीएच कितना दिया है? 12। अब जरा बताओ यार, बेसिक सोल्यूशन का पीएच दोगे तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? है ना, मूड खराब हो जाएगा ना। तो प्रॉब्लम क्या है? तो हम इसका क्या निकाले? पीएच की जगह क्या निकाले? पीओएच, क्योंकि सोल्यूशन कैसा है मेरे दोस्त? बेसिक है। तो पीओएच कितना आया? 2 आया, ऐसे, ठीक है ना। पीओएच की वैल्यू कितनी आई? 2। और यदि मेरे दोस्त पीओएच की वैल्यू 2 आई है तो ओएच आयन कंसंट्रेशन कितना आया है? 10⁻² आया है। OH आयन कंसंट्रेशन दोस्त कितना आया? 10⁻² आया। अब वो कह रहा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताओ। तो भाई सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की इक्वेशन क्या आएगी? ऐसे ही तो लिखी जाएगी, बेरियम आयन की सॉल्युबिलिटी और OH आयन की सॉल्युबिलिटी का स्क्वायर। क्यों? ये इसी तरह से जो ब्रेक होगा ना मेरे यार, प्यारे बच्चों के डिमांड से इसको ब्रेक कर देते हैं, तो ये ऐसे ही तो ब्रेक होगा यार। क्यों दोस्तों? तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी आएगी? S। तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी आएगी? S²। तो जरा देखना, गौर समझना, यहां पे क्वेश्चन में ट्विस्ट है। OH आयन की वैल्यू कितनी आई है? 10⁻²। तो जरा बताओ, OH आयन की वैल्यू 10⁻² आई है, तो ये क्या मैं इसको 2s के बराबर करूं कि s के बराबर करूं? जल्दी से बताइए, क्या मैं इसको 2s के बराबर करूं कि s के बराबर करूं? क्यों? क्योंकि यहां से OH आयन कंसंट्रेशन 10⁻² आया है और वहां से OH आयन की सॉल्युबिलिटी 2s आई है। तो बताइए इसको 2s के बराबर किया जाए कि s के बराबर किया जाए? मेरे दोस्त वो कह रहे हैं कि 2s इसकी सॉल्युबिलिटी है और तुम कह रहे हो कि 10⁻² सॉल्युबिलिटी है, तो दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। तो 10⁻² 2s के बराबर होगा, ध्यान रखिएगा। तो s की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी आती है? s की वैल्यू आती है 1/2 × 10⁻²। अब जाके क्वेश्चन में चिपका दो। जैसे ही तुम चिपकाओगे तो देखो आंसर क्या आएगा, ठीक है। बेरियम आयन की सॉल्युबिलिटी आई 1/2 × 10⁻²। ऑक्सीजन OH आयन की कितनी है? 2s। और 2s की वैल्यू कितनी है? 2s की वैल्यू कितनी है? 10⁻²। तो 10⁻² का स्क्वायर, तो ये आ गया 1/2 × 10⁻⁻6। ये आ गया 5 × 10⁻⁻7 केएसपी।
तो 5 इंटू 10 की पावर -7 क्या कोई आंसर दिख रहा है मेरे दोस्तों? यदि दिख रहा है तो उसको हम टिक कर सकते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये दिख रहा है। ठीक है, बात समझ पाए? तो देखो क्वेश्चन में छोटे छोटे ट्रिक्स मारते रहते हैं, मतलब क्वेश्चन में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वो मारते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हें ऐसी चीज देंगे बस खाया गप गेम हो गया। देखो यहां पर बच्चे गड़बड़ कर सकते थे। पहला, इस जगह पे क्या कि वो s इक्वल टू 10 की पावर -2 डाल दे तो क्वेश्चन अपने आप गलत आ जाएगा। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बीच बीच में पूछते रहते हैं आपसे, जैसे आपको ध्यान रखना पड़े। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं यार दौड़ लगा के। देखो क्या लिखा है, पीएच ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, यही तो अभी किया था यार हम लोगों ने, शायद 2 बार टाइप हो गया। हाँ चलिए, इनको लग रहा है कि हम लोग क्वेश्चन करते करते सैचुरेट हो गए, क्वेश्चन भी नहीं पहचान पाएंगे। अरे तो भैया क्वेश्चन नहीं पहचान पाएगा तो टीचर पहचानेगा क्या यार, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। Solubility product of springly soluble salt AX2 is 3.2 into 10 की पावर -11. Its solubility is, क्यों प्यारे बच्चों, चिपका दोगे, निकाल लोगे क्वेश्चन को? हाँ, मेरे करने की जरूरत तो नहीं है ना, कर लोगे? चलो यार कह रहे हो तो कर देता हूं, मगर आप सभी लोग इस क्वेश्चन को कर लोगे। क्यों? क्योंकि आप सभी के सभी प्यारे बच्चे बहुत ही टैलेंटेड हो और बहुत ही अच्छे हो। तो चलो यार देखो यार दोस्तों, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट दिया है, अब वो सॉल्बिलिटी पूछना चाह रहे हैं, तो इसकी सॉल्बिलिटी S0 यही तो होगा मेरे दोस्त। तो KSP इक्वल टू कितना बना? KSP इक्वल टू बना A आयन का एक्टिव मास और X आयन का एक्टिव मास का स्क्वायर। बच्चों की डिमांड पे मैंने सॉल्बिलिटी की वैल्यू डाल दी, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट की, और इनकी वैल्यू डाल दोगे तो S और 2S का स्क्वायर। जब हम ये करेंगे तो 4S क्यूब आ गया। तो यार 4 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 4 से डिवाइड करोगे तो जरा भाई कोई बच्चे बताए यार, 32 को 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? कमजोर टीचर की हेल्प करो, मैथ थोड़ी आती है यार अपने को, है बचपन में पढ़ी थी, भूल गया हूं। तो ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं यार? पॉइंट को मैंने उधर खिसका दिया तो वो 10 की पावर -12 हो गया, 4 से डिवाइड कर दिया 8 हो गया। अब आप सभी जानते हैं कि यदि हम क्यूब रूट लगाएंगे तो क्यूब रूट लगाने में मैं इसको ऐसे लिख लूं तो कोई बच्चा बुरा नहीं मानेगा। क्यों? ऐसा फील तो नहीं करोगे ना कि सर ने यार क्या लिख दिया है, बुरा मानने वाली जरूरत तो नहीं है। ये देखो अब मैंने इस पर क्यूब रूट मार दिया तो आसानी से सॉल्बिलिटी की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10 की पावर -4। क्यों प्यारे दोस्तों, आंसर सही है? तो चिपका दो जरा, आंसर कहां है? 2 इंटू 10 की पावर -4। ये देखिए है, क्वेश्चन बहुत हलवा आते हैं यार, बहुत इजी आते हैं यार। बस 2-3 चीजें चाहिए, एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए कि तुम कर सकते हो, और दूसरा मेरे दोस्त रेगुलर स्टडी चाहिए। रेगुलर स्टडी का मतलब 4-5 महीने हमको पढ़ने हैं, 3 महीने पढ़ने हैं तो जी जान लगा के पढ़ने हैं। 1-2 दिन उसमें मिस भी हो जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो दोस्त अगले क्वेश्चन को चेक करते हैं यार। सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यार तबीयत ठीक नहीं चल रही, कोल्ड है, पूरे बदन में दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। The solubility product of AgCl at 25 डिग्री सेंटीग्रेड is 1 into 10 की पावर -16 मोल स्क्वायर एंड लीटर इनवर्स। ठीक है 2। The solubility of AgI is this, ठीक है, of Ki at 25 डिग्री सेंटीग्रेड is approximate। देखो यार क्वेश्चन साफ साफ समझ गए होंगे, वो कॉमन आयन इफेक्ट का क्वेश्चन पूछ रहा है। वो क्या कह रहा है कि यार AgI की सॉल्बिलिटी बताओ, ऐसा क्वेश्चन हम पीछे करके आए हैं। वो कह रहा है कि AgI की सॉल्बिलिटी बताओ, मगर किस सॉल्यूशन में बताओ? KI के सॉल्यूशन में बताओ, जिसका कंसंट्रेशन मेरे दोस्त कितना दिया है? 10 की पावर -4 नॉर्मल। नॉर्मल बोलो या मोलर बोलो बात एक ही है। उसका रीजन है क्योंकि इसका एन फैक्टर 1 है ना, और यदि एन फैक्टर 1 है तो नॉर्मल और मोलर दोनों एक ही बात आएंगे। ये देखो अब डाला क्या जा रहा है? AgI डाला जा रहा है। तो मेरे दोस्त जब AgI डाला जा रहा है तो यार AgI को जैसे ही ये जाएगा तो यहां पे कॉमन आयन लग गया। क्यों लग गया? क्योंकि जिस सॉल्यूशन में तुमने डाला है उसमें पहले से आई है। वैसे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग तो 2 मिनट में कर देते हैं। अब जरा देखो t इक्वल टू 0 पर आई कितने होंगे? 10 की पावर -4। क्यों? क्योंकि सिर्फ यही वाले आई तो होंगे। t इक्वल टू 0 पे सॉल्यूशन में पहले से ही आई पड़ा है 10 की पावर -4। अब जब ये सॉल्युबल होगा तो i की वैल्यू ऐड हो जाएगी, और 10 की पावर -4 तो पहले से पढ़े थे, और s इसकी वजह से आ गए क्योंकि इसकी सॉल्बिलिटी ऐसे, तो टोटल इतने आ गए। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। KSP इक्वल टू S स्क्वायर 10 की पावर -4s, इसको तुमने 10 to 0 कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि सॉल्बिलिटी एक बहुत ही लो वैल्यू होती है, उसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने मैथमेटिकल अप्रोच की और मैथमेटिक्स के हिसाब से हम लोगों ने उसको सॉल्व कर दिया। KSP इक्वल टू आ गया 10 की पावर -4।
KSP की वैल्यू दी है 1 इंटू 10 की पावर -16 और 10 की पावर -4 से मेरे प्यारे बच्चों डिवाइड कर दोगे तो यार वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, ऐसा कोई आंसर होगा उसको उठा के टिक कर लो। कितना आंसर है 10 की पावर -12, ये देखो आ गया। बात समझ पाए कैसे करना है दोस्त? चलिए कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। सॉल्बिलिटी ऑफ MX2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट इज द फाइंड आउट KSP। अब मेरे हिसाब से कर लोगे, सॉल्बिलिटी दी है, KSP पूछ रहा है। किसी और क्वेश्चन में चलते हैं। सॉल्बिलिटी ऑफ M2S टाइप सॉल्ट इज दिस द फाइंड आउट इज सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट। ये भी निकाल ही लोगे यार, है ना। ये क्वेश्चन दो आपके लिए छोड़े, आप लोग करिएगा, एक ही टाइप की क्वेश्चन है, कर ही लोगे। नहीं कर पाओगे तो फिर मेरे से पूछ लेना यार, हम तो ही हैं, आप ही के लिए तो 24 घंटे हैं। ठीक है, चलो यार। 10 सॉल्बिलिटी ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड इज 2 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर। इट्स सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट इज। सॉल्बिलिटी दी है, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट पूछा गया है। कैल्शियम फ्लोराइड आप जानते ही हो कैसे ब्रेक होता है कि नहीं प्यारे बच्चों? ऐसे ब्रेक होता है। तो मैं इक्वेशन बना के छोड़ देता हूं, आप कर लोगे। तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ये लो सॉल्बिलिटी दी है, वैल्यू डाल देना, आंसर आ जाएगा। हाँ प्यारे बच्चों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सॉल्बिलिटी ऑफ AgCl विल बी मिनिमम। हाँ ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। इनमें से किस सॉल्यूशन में AgCl की सॉल्बिलिटी मिनिमम होगी? अब किस सॉल्यूशन में होगी मेरे दोस्त बताओ? इसमें क्या लिखा है 0.1 मोलर NaNO3, इसमें क्या लिखा है वाटर, इसमें क्या लिखा है 0.1 मोलर NaBr, इसमें क्या लिखा है 0.1 मोलर NaCl। जिसको डालना है उसके पास भी Cl आयन है और इसके पास भी Cl आयन है, तो यहां पे क्या लग जाएगा, कॉमन आयन इफेक्ट। और कॉमन आयन इफेक्ट लग गया तो क्या होता है, सॉल्बिलिटी जो होती है प्यारे बच्चों वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो वो मिनिमम पूछ रहा है, तो जिसमें डिक्रीज होगी उसी में मिनिमम होगी। तो मिनिमम किस में आएगी, इसमें। क्यों? क्योंकि इसके पास पहले से Cl आयन पड़ा है और आप ऊपर से भी Cl आयन डाल रहे हो, तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से सॉल्बिलिटी कम हो जाएगी, है कि नहीं दोस्तों? अब जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यार। देखो क्या कहना चाहते हैं, द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज दिस। आयोनाइजेशन कांस्टेंट अमोनियम हाइड्रोक्साइड का दिया है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो मेरे दोस्त बेस होता है, तो बेस के आयोनाइजेशन कांस्टेंट को क्या कहोगे, Kb कहोगे। अच्छा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड बताओ, अमोनियम क्लोराइड बताओ। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या होता है, KH। तो ये KH की मांग कर रहे हैं कि KH इक्वल टू बताओ। तो मैंने KH का फार्मूला याद रखने का आपको कॉन्सेप्ट बताया था। क्या बताया था, पहले KW लिखो और जो प्यारे बच्चों वीक हो वो लिखो। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है NH4Cl। अब बताओ कैटायन को क्या दोगे, कैटायन को दोगे OH, एनायन को क्या दोगे मेरे प्यारे बच्चों, H। अब बताओ जरा वीक कौन है, वीक है बेस, तो नीचे बेस आ जाएगा। तो KH इक्वल टू KW अपॉन KB आ गया। KH की वैल्यू, KW की वैल्यू 10 की पावर -14 और KB की वैल्यू भाई ने दे रखी है 1.77 इंटू 10 की पावर -5। चिपका दो यार मेरे दोस्तों, आओ सॉल्व तो कर ही लोगे, है कि नहीं? आपसे अच्छा सॉल्व करना कौन जानता है, तो अब कर लेंगे। इतनी बात मैं जरूर कह सकता हूं कि 10 की पावर -10 आएगा, और इतनी बात भी कह सकता हूं कि यही वाला आंसर मैच करेगा। नेक्स्ट मेरे दोस्तों, अब यार इस क्वेश्चन को जरा देखो क्या लिखा है, द परसेंटेज ऑफ पैराडीन दैट फॉर्म pyridinium आयन इन 0.1 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ pyridinium आयन के। परसेंटेज किस चीज का पूछ रहा है, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, या यही तो पूछ रहा होगा। वो ये कह रहा है यार मेरे दोस्त, गौर से मेरी बात को देखिएगा। ये देखो आप लोग ऑर्गेनिक तो जानते ही हो, तो ये है। अब इसमें क्या किया, प्रोटोनेशन करा दिया है, मतलब ये बेस है और बेस है तो आपने एसिड से रिएक्शन करा दी है। एसिड से रिएक्शन कराई तो एसिड बेस रिएक्शन होने पे क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, तो ये सॉल्ट बन गया है, ऐसा ये लिखा हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि बताओ यार इस रिएक्शन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा की वैल्यू क्या होगी, जबकि इसका इन्होंने क्या दे रखा है, Kb दे रखा है। कितना दिया है, 1.7 इंटू 10 की पावर -9। अब यार Kb की वैल्यू रिप्रेजेंट क्या करती है, Kb की वैल्यू डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। Kb की वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी होगी,
Kb या Ka, इसका मतलब रिएक्शन उतनी ही ज्यादा परसेंटेज में हुई है ना। परसेंटेज ऑफ कंप्लीट ऑफ एनी रिएक्शन, देखो तो जरा Kb की वैल्यू देख के बताओ कितनी लिखी है, 10 की पावर 9 लिखी है। यदि 10 की पावर 9 लिखी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम गई है, बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा रही है। यदि रिएक्शन मेरे दोस्त बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा रही है तो जरा बता सकते हो कि क्या आया होगा। इसका मतलब बेस ज्यादा रहेगा, सॉल्ट कम रहेगा। अब वो क्या पूछना चाहते हैं हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। परसेंटेज ऑफ प्रीडिनियम दैट फॉर्म प्रीडिनियम आयन इन 0.01 इक्वल सोल्यूशन। अब देख लो, वो कह रहे हैं कि सभी के सभी रिएक्टेंट ही होगा, सारा का सारा रिएक्टेंट नहीं हो सकता, कुछ तो प्रोडक्ट होगा। मोस्टली प्रोडक्ट होगा तो ये वाली बात तो पूरी गलत है। मोस्टली रिएक्टेंट होगा, ये वाली बात अच्छी लग रही है, ठीक है। सिमिलर अमाउंट होगा, ये भी बात पूरी गलत है। ऑल रिएक्टेंट होगा तो इक्विलिब्रियम ही खत्म हो जानी चाहिए। ऑल रिएक्टेंट कैसे हो सकता है, तुमने जब उसको बनाया है, ठीक है। और सिर्फ प्रोडक्ट होगा, वो तो के भाई साहब बता रहे हैं कि हम 10 की पावर -9 है, तो सिर्फ प्रोडक्ट कैसे हो सकता है, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ, ये हो गया। नेक्स्ट, अब जरा देखो, अच्छा ये क्वेश्चन हम लोग पीछे करके आ चुके हैं। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए बेस BOH इज दिस, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इन 0.01 मोलर इक्वल सोल्यूशन ऑफ बेस वुड बी। चलो इसको करते हैं। देखिए उन्होंने क्या पूछा है, जरा इस बात को अच्छे से ध्यान दीजिए। उनका कहना क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस को हम लोग क्या बोलते हैं, Kb। वैल्यू कितनी दी है, 1 × 10 की पावर -12 दी है। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन भाई को पूछना है, ठीक है। किस सोल्यूशन में पूछना है, कंसंट्रेशन ऑफ बेस दिया है आपको। कंसंट्रेशन ऑफ बेस मेरे प्यारे बच्चों कितना दिया है, 0.01 मोलर, ये दिया है। इक्वल सोल्यूशन वुड बी। अब वो पूछ रहे हैं कि आप बताओ कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस दिया है, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन पूछा जा रहा है, कैसे निकाला जाए बता सकते हो। तो यार ये तो सिंपल फॉर्म है, डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है, C∝², ठीक है। 1 - अल्फा इंटू C, या 1 - अल्फा, ये देखो ये फार्मूला होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि इस फार्मूले में आप क्या करोगे, पहले अल्फा निकालोगे। जब आपको अल्फा निकल आएगा तो जैसे ये बेस है, तो ये बेस मेरे दोस्त कैसे ब्रेक हुआ होगा, ये बेस ऐसे ही तो ब्रेक हुआ होगा, B आयन और OH आयन। तो ये क्या हुआ, सॉरी ये क्या हुआ, C00, C1 - अल्फा, C अल्फा। तो OH आयन कंसंट्रेशन कितना आ रहा है, C∝ आ रहा है। तो बस C की वैल्यू डाल दो, अल्फा की वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। तो एक रास्ता ये है, ये मैंने बताया था यूनिवर्सल रास्ता है H आयन या OH आयन कंसंट्रेशन निकालने का। एक और मैंने सिखाया था, ध्यान है, यदि किसी बच्चे को ध्यान हो, अल्फा इक्वल टू K/C, अल्फा इक्वल टू K/C से हमें यह पता चल जाता है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो देखो एक तो ये है, मैं सीधा सीधा दो कॉन्सेप्ट बता देता हूं। एक ये है, इससे आप अल्फा निकालो, K भी दिया है, C दिया है, अल्फा निकल आएगा, यहां डाल देना, C पहले से दिया है, आंसर आ जाएगा। एक और है, यदि कोई कहता है कि सर ये क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगी, लेंदी हो जाएगा, तो मैंने आपको एक बात समझाई थी कि पहले अल्फा चेक करो। अल्फा कैसे चेक किया जाता है, चेक, ये मैंने एक शॉर्टकट बताया था। अल्फा चेक किया जाता है, Ka की वैल्यू, सॉरी Kb है, Kb की वैल्यू कितनी दी है, 10 की पावर -12, और C की वैल्यू कितनी दी है, 0.01। तो ये जरा बता सकते हो अल्फा कितना आया, 10 की पावर -10, मतलब 10 की पावर -5 आ रहा है। इसका मतलब अल्फा बहुत छोटा है। मैंने कहा था अल्फा की वैल्यू ये 3% से कम आए तो तुम यहां पर इस फार्मूले की जगह ये फार्मूला यूज कर सकते हो डायरेक्ट। यदि अल्फा की वैल्यू 3% से कम आ रही है या 3 से 5% के बीच में आ रही है तो तुम डायरेक्ट अल्फा इस फार्मूले से निकाल सकते हो, K/C से। अब आप सीधा यहां पे K/C डाल सकते हो। तो जब मेरे दोस्त डायरेक्ट K/C डाल दोगे तो आंसर ये आ जाएगा। अब आप डायरेक्ट वैल्यू डाल के आंसर निकाल सकते हो, और वही आंसर निकल के आएगा जो उधर मैंने निकाला है, 10 की पावर -5, ठीक है। मगर ये चेक करने पर यदि यहां पर अल्फा की वैल्यू 3% 5% से ज्यादा आएगी तब हमें इसी से करना पड़ेगा। हम क्वाड्रिक इक्वेशन बना के अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, फिर जाके इस फार्मूले में डालेंगे। इस पर मैं डिटेल दे चुका हूं पहली क्लास में।
है ना। नेक्स्ट बात समझ पाए। पहले हम ये चेक करेंगे, ये कोई क्वेश्चन का पार्ट नहीं है मेरे दोस्त, ये हमें ये चेक बताता है कि क्वेश्चन करना कैसे है। पहले हम अल्फा चेक करते हैं, यदि अल्फा की वैल्यू बहुत कम आती है तो सीधा अल्फा का ये वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं और क्वेश्चन को आगे बढ़ा देते हैं। यदि अल्फा की वैल्यू 3 से 5% से ज्यादा आ रही है तो फिर हम अल्फा की वैल्यू इस फार्मूले से निकालते हैं, फिर ये फार्मूला वैलिड नहीं है और इस फार्मूले से वैल्यू निकालकर इधर डालते हैं। अगला क्वेश्चन जरा देखिए, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज 1.7 into 10 की पावर -5 एंड द कंसंट्रेशन ऑफ HN इज दिस, फाइंड आउट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ। ये देखो यार, आपको क्या दिया है, एसिटिक एसिड का कांस्टेंट दे रखा है 1.5 into 10 raised की पावर -5 दिया है। कंसंट्रेशन ऑफ HN मेरे दोस्त दे रखा है आपको, कंसंट्रेशन ऑफ HN दिया है 3.4 into 10 की पावर -4 दिया है। अब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात है, आप फिर अल्फा चेक कर लो। अब अल्फा कैसे चेक करें, दिया नहीं है तो आप इसको ऐसे कर लो। देखिए दोस्त, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड मेरे दोस्त कैसे ब्रेक होगा, एसीटेट आयन प्लस एच आयन, C0 T = 0 पर C1 माइनस अल्फा दोस्त, C अल्फा C अल्फा। अब जरा बताओ, इसका कंसंट्रेशन आपको दिया है और इसका कंसंट्रेशन पूछ रहा है, तो कैसे निकालोगे, जो इसका कंसंट्रेशन है वही तो इसका कंसंट्रेशन है। इसका मतलब तुम्हें सारी बातें तो दे के भेज रहा है कि नहीं। देखो, कंसंट्रेशन ऑफ HN दे रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बताओ। और कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड हमें निकालना है। तो K की वैल्यू कितनी है दोस्त, कहां लिखा है 1.7 into 10 raised की पावर -5। HN कितना है 3.4 into 10 raised की पावर -4। एसीटेट आयन कितना है, जितना HN है उतना ही तो एसीटेट आयन है, चेक करो, ये देखो। तो HN की वैल्यू दी है, इसका मतलब एसीटेट आयन की वैल्यू दी है। और एसिटिक एसिड कितना है, C1 माइनस अल्फा, फाइंड आउट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, ऐसे। अब प्रॉब्लम है कि यहां पे दो चीजें फंस रही हैं, ना तो अल्फा है ना सी है, तो बच्चा करेगा कैसे, तो बच्चा ऐसे करेगा, इसको इस तरह से ना करो बेटा, फिर आप इसको सीधा सा इस तरह से कर लो। देखो कैसे, C अल्फा इक्वल टू HN की वैल्यू दी है ना, तो HN की वैल्यू लगा दी, ये देखो, है क्या बच्चों, C अल्फा की वैल्यू क्या है, ये है, इस तरह से। तो आप इस तरह से करके क्या करोगे, हमें अच्छा C भी नहीं दिया है, अल्फा भी नहीं दिया है, एक बार पढ़ ले दो। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज इतना, कंसंट्रेशन ऑफ HN इज इतना, फाइंड आउट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल। हाँ यार देखो, हमें C की वैल्यू चाहिए, ठीक है। C अल्फा हमें इससे है, तो एक इससे ना तो C मिलेगा ना अल्फा मिलेगा, क्योंकि ना तो C दिया है ना अल्फा दिया है। तो हमें कैसे निकालना चाहिए, तो यार 2-3 रास्ते हैं हमारे पास। एक रास्ता ये भी है, हम लोग इसको भी लगा सकते हैं, HN कंसंट्रेशन इक्वल टू अंडर रूट, सॉरी आपको करके दिखा देता हूं, पूरा फार्मूला C अल्फा होता है और अल्फा की वैल्यू हम लोग डाल देते हैं क्या, KA/C। तो अब हमारे पास HN कंसंट्रेशन इक्वल टू हो गया कितना, अंडर रूट KA इंटू C। अब जरा गौर से मेरी बात को समझिएगा, आपको क्या दिया है, HN दिया है, आपको क्या दिया है, K दिया है, C निकल आएगा। हमने क्या किया, HN कंसंट्रेशन इक्वल टू C अल्फा है, हमने देखा ना तो C दिया है ना अल्फा दिया है, तो बेचारा बच्चा कैसे करेगा, तो मैंने अल्फा की वैल्यू डाल दी। अल्फा की वैल्यू क्या निकाली, अल्फा की वैल्यू हम लोगों ने निकाली कि अंडर रूट KA/C, वो अंडर रूट KA/C डाल के आंसर निकाल दिया। और ये सपोज कर रखा है कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे <1 होगा, और कोई रास्ता ही नहीं था। तो चलो देखो यार, HN कंसंट्रेशन निकल आएगा ना, कर लोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और निकाल लो। वैसे ये इजी कैलकुलेशन दिया है, क्योंकि ये 3.5 दिया है, ये 1.5 दिया है, तो आप चाहो तो आराम से कर सकते हो। देखो 3.5 को हम ऐसे लिख लें, 1.7 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -4, अंडर रूट को बड़ा कर लिया, 1.7 इंटू 10 की पावर -5, तो एक तो 1.7 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना दोस्त, और एक क्या आ जाएगा, 10 की पावर -5 बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा, √20 बच जाएगा। मैंने इसको 20 लिख लिया, तो जब 20 लिखोगे तो ये 10 की पावर -5 आ जाएगा, तो 10 की पावर -5 बाहर आ गया, 1.7 बाहर आ गया, इतना पार्ट तो बाहर आ रहा है।
ठीक है। अब इसके बाद √20 की वैल्यू चेक कर लो, तो √20 जो होगा 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 4 पॉइंट समथिंग का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके हिसाब से मेरे हिसाब से सी के आसपास का आंसर बन जाएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ HN एंड concentration of OH of 0.1 molar aqueous solution of 2% ionized weak monobasic acid is। अब कंसंट्रेशन HN पूछ रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ OH पूछ रहा है, ठीक है। और हमारे पास वीक मोनोबेसिक एसिड है, उसका कंसंट्रेशन भी दिया है और अल्फा भी दिया है, सब कुछ दिया है। उन्होंने कंसंट्रेशन दे रखा है और अल्फा भी दे रखा है कि 2% आयोनाइज हो रहा है। HN और OH पूछ रहे हैं, तो मेरे दोस्तों कैसे लगाओगे, तो अल्फा इक्वल टू मतलब K इक्वल टू अल्फा इक्वल टू KA अपॉन C। अब जरा देखिए, क्या डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन है, नहीं गिवन है, सिर्फ अल्फा और C दिया है और HN और OH पूछा जा रहा है, ठीक है ना। इसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन होना चाहिए था, शायद क्वेश्चन गलत है, इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब जरा देखो यार, व्हाट इज द pH ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर NaOH एंड 0.1 मोलर HCl। अब यार जरा बताओ, 0.1 मोलर NaOH डालोगे ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और 0.1 मोलर एसिड डालोगे ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलके क्या बनाएंगे, न्यूट्रल सोल्यूशन बनाएंगे, और न्यूट्रल सोल्यूशन का pH कितना आएगा, 7 आएगा। Equimolar solution of following substance were prepared separately. Which one of these will recorded the highest pH value? अब इसमें से सबसे हाईएस्ट pH वैल्यू किसकी होगी, यदि इनके इक्विमोलर मतलब इनके कंसंट्रेशन सेम हो, तो सेम कंसंट्रेशन ले लिया जाए तो बताओ pH किसका ज्यादा होगा। तो मेरे दोस्त pH में हम निकालते क्या है, pH में क्या निकालते हैं, HN। तो पहले ये देखो लिखे क्या है, ये सब के सब सॉल्ट लिखे हैं, और सॉल्ट लिखे तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस चलेगा। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के केस में देखो जरा, कैटायन और एनायन को ब्रेक करो। कैटायन को क्या दोगे मेरे दोस्त, OHN, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसको HN HCl, इसको भी इसी तरह से ब्रेक कर लो। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड HCl, इसको भी ब्रेक करो। कैटायन को दे दिया OHN, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड HCl, इसको भी ब्रेक कर लो, बेरियम हाइड्रोक्साइड HCl। इसका मतलब ये सारा का सारा केस वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का है, और वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का है। तो मैंने बताया था कि जो चीज स्ट्रॉन्ग होती है उसी का नेचर आता है, इसका मतलब ये एसिडिक सॉल्यूशन होगा। एसिडिक सॉल्यूशन है तो pH जो होगा वो 7 से कम होगा। हमें मिनिमम pH चाहिए कि मैक्सिमम। विच वन ऑफ दीज विल रिकॉर्ड द हाईएस्ट pH वैल्यू, तो हाईएस्ट pH वो होगा जो न्यूट्रल के आसपास हो, क्योंकि सबके सब एसिडिक है। चेक करो, सबके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जिसके पास सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो न्यूट्रल तक पहुंच सकता है, और वो जब न्यूट्रल तक पहुंचेगा तो pH 7 होगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट बनता है उसका pH जो होगा वो 7 से कम आएगा ना। तो मैक्सिमम वैल्यू 7 है, और 7 तब हो सकता है जब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन है, ये। क्यों, ये जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका pH लगभग 7 से बराबर होगा। बाकी सबका pH 7 से कम होगा। क्यों, बाकी सब देखो, जैसे ये एम्फोटेरिक है, ये भी एम्फोटेरिक है, ये वीक बेस है कि नहीं, तो इस वजह से ऐसा है, ठीक है। अब देखिए यार बच्चों, इतने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर डाले, कितने सारे क्वेश्चन आपको बताए, है ना। अब इन सारे क्वेश्चनों को आप अच्छे से रिवाइज करिए, और सभी प्यारे बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है कि नोटबुक को खूब रिवाइज करें। आयनिक इक्विवेलेंट थोड़ा टफ चैप्टर होता है, तो नोटबुक और छोटी छोटी जो बातें बताई हैं उनको अच्छे से दिमाग में रखिए। जब आप इन सभी बातों को अच्छे से दिमाग में रखोगे तभी आप चीजों को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि चीजों का अच्छे से ध्यान रखें, खूब पढ़ाई करें और मेहनत करते रहें, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग क्या करें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।